साथियों, मैं अमित पांडे जीएस सेंटर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए, आज हमारा जो है कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का 8वां लेक्चर होगा। इस 8वें लेक्चर में हम लोग जो है सो आर्टिकल को ही पढ़ेंगे, क्योंकि आर्टिकल का 2 वीडियो आपका ज्यादा आ चुका है। तीसरा और अंतिम वीडियो होगा ये, इसमें जो आर्टिकल है उसके ऊपर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। चलिए, पीछे तक हम लोगों ने देखा था निर्वाचन आयोग यानी कि आर्टिकल 329 तक हम लोग देख चुके थे। 329 के आगे के आर्टिकल्स को हम यहाँ पे भी देखेंगे। ठीक है, 329 के आगे के आर्टिकल को देखेंगे। आर्टिकल 343 से 351, 351 अनुच्छेद 343 से 351 यह क्या बताता है? यह बताता है राजभाषा के बारे में। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा। आर्टिकल अनुच्छेद 343 से 351 हमको राजभाषा के बारे में बताता है। राजभाषा की अगर हम बात करें तो यह हमारे अनुसूची 8 में है। अनुसूची 8 में सभी राज्य भाषाओं को शामिल किया गया है, जिसको संविधान ने मान्यता दिया हुआ है। सामान्य तौर पे कोई भी भाषा हमारे देश की राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक्चुअली जब हमारा संविधान बन रहा था तो उस दौरान बहुत सारे लोगों ने बोला कि हिंदी को भारत का राष्ट्रीय भाषा बनाया जाए, लेकिन दक्षिण भारत वाले जो लोग हैं उन लोगों ने बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि हमारी जैसी इंग्लिश होती है बेचारों की वैसी ही हिंदी होती है। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, ये तो नहीं चलेगा। यहाँ जो है सो आप हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बना सकते हैं, आप मलयालम को राष्ट्रभाषा बनाइए। कोई बोलता था तेलुगु को बनाइए, कोई बोलता था तमिल को बनाइए। फिर सरकार को लगा कि ये तो फिर ठीक होगा नहीं, तो उन्होंने क्या किया कि राष्ट्रभाषा के संबंध में सभी राज्यों को यह अधिकार दिया कि आप अपने अपने राज्यों के अनुसार राजभाषा घोषित कर सकते हैं। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं होगी। फिर भी आर्टिकल 343 हमको बताता है कि हिंदी भारत की राजभाषा और देवनागरी जो होगी वह भारत की लिपि होगी। ठीक है, हिंदी भारत की राजभाषा और देवनागरी जो है वह लिपि है, यह बात बताता है आर्टिकल 343। क्लियर? अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम लोग। अगला है आपका 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360। यह बताता है हमको आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध यानी आपातकालीन अधिकार जो है उसके बारे में हमको आर्टिकल 352 से 360 बताता है। अब ये आपात उपबंध जो है ये हमने इसको हम लोग तोड़ लेते हैं। आर्टिकल 352 जो है यह बताता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन में आर्टिकल 352 हमको बताता है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। राष्ट्रीय आपातकाल, ठीक है, इसके बारे में आर्टिकल हमारा 352 बताता है। अब ध्यान से सुनिए कि राष्ट्रीय आपातकाल कब लग सकता है। सामान्य तौर पे राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब हो सकती है जब बाहरी आक्रमण हो गया हो, यानी कि कोई देश भारत पर हमला कर दे और उस स्थिति में भारत का अधिकतम हिस्सा उस युद्ध से प्रभावित होने वाला हो, तो उस परिस्थिति में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। या दूसरा, अगर देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तो उस स्थिति में भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा भारत में की जा सकती है। ठीक है, अब तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हुई है। पहला जो राष्ट्रीय आपातकाल का घोषणा हुआ था वह आपको 1962 में हुआ था, जब हम चीन के साथ युद्ध लड़ रहे थे। दूसरा आपातकाल जो घोषित हुआ था वह आपको हुआ था 1971 ईस्वी में, जब हमने बांग्लादेश और के साथ मिलकर के पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ रहे थे। और तीसरा जो है वो हुआ था 1975 में, जब भारत में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने क्या किया था? इंदिरा गांधी की सरकार ने आपातकाल की घोषणा कर दी थी। ये दोनों जो आपातकाल थे ये बाहरी आक्रमण के कारण लगाए गए थे, जबकि ये वाला जो आपातकाल था यह आपको आंतरिक अशांति के कारण लगाए गए थे। यहाँ एक चीज और ध्यान रखिए, आंतरिक अशांति जो है, अब आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल की घोषणा नहीं की जा सकती है, लेकिन पहले किया जा सकता था,
44वें संवैधानिक संशोधन जब 1978 में हुआ तो सरकार ने क्या किया कि संशोधन करके जो आंतरिक अशांति था उसको बदल करके क्या कर दिया, उसको ये जगह पर रख दिया कि सशस्त्र विद्रोह, अगर देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह होगा तभी इमरजेंसी लगेगा। नहीं तो आंतरिक अशांति तो अभी किसान आंदोलन कर रहे थे, आंतरिक अशांति ही था, सीएए के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, आंतरिक अशांति था, लेकिन इस समय हम इमरजेंसी की घोषणा नहीं की जा सकती है। कब के बाद? 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के बाद से। ठीक है, चलिए अगला है आर्टिकल आपका 356। यह बताता है राष्ट्रपति शासन के बारे में। राष्ट्रपति शासन, एक्चुअली राष्ट्रपति शासन जब लगेगा तो उससे पूरा देश प्रभावित नहीं होगा। राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगता है तो जिस राज्य में लगेगा केवल वो राज्य प्रभावित होगा। और राष्ट्रपति शासन लगेगा तब जब किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति को यह सूचित करे कि राज्य में शासन सत्ता संवैधानिक नीतियों से नहीं चल रहा है, यानी कि संविधान का उल्लंघन करते हुए चल रहा है, तो राज्यपाल उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकते हैं। और राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो सभी की सभी किसमें चली जाएगी? राज्यपाल में चली जाएगी। यानी उस राज्य में जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है उस राज्य में शासन सत्ता जो होगी वह मुख्यमंत्री नहीं चला रहे होंगे, वह किसके अंदर चली जाएगी? राज्यपाल, राष्ट्रपति के हाथों में चली जाएगी। और राज्यपाल जो होगा राष्ट्रपति का एक प्रतिनिधि के रूप में उस राज्य में शासन सत्ता संभाल रहा होगा। अगर हम बात करें कि सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा था, तो सबसे पहले जो है वह पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, अगर हम बात करें कि राष्ट्रपति शासन कितने दिनों तक रह सकता है, तो न्यूनतम 6 महीने और अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन रह सकता है। तो सबसे पहले पंजाब में लगा था। और अगर दूसरी बात कर ले कि सबसे ज्यादा समय तक किस राज्य में रहा था, तो जम्मू और कश्मीर जो है उसमें सबसे ज्यादा समय तक राष्ट्रपति शासन रहा था। अगर यह सवाल पूछ दिया जाए कि सबसे ज्यादा बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है, तो भी आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति शासन के दंश को झेलने वाला सबसे ज्यादा बार झेलने वाला जो राज्य है वो जम्मू कश्मीर है। चलिए अगला आर्टिकल है 360। आर्टिकल 360 बताता है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल के बारे में बताता है आपको राष्ट्रपति आर्टिकल 360। ये वित्तीय आपातकाल क्या है? देखिए, देश में जब कभी भी आर्थिक व्यवस्था स्थिति अगर चरमरा जाए तो उस दौरान जो है वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। और वित्तीय आपातकाल जो है अधिकतम 2 महीने तक, न्यूनतम 2 महीने तक रह सकता है। ठीक है, कम से कम 2 महीने तक वित्तीय आपातकाल चलेगा। और जब वित्तीय आपातकाल चलेगा तो हमारे जो विशेषाधिकारी हैं, विशेषाधिकारी कई बार आप सुन चुके हैं, मैं बार बार नहीं रिपीट करूंगा, पीछे वाले वीडियो को आप देखिए, कंप्लीट करते चलिए। तो विशेषाधिकारी जो हैं उनके वेतन के अलावे जो पेंशन, जो भत्ता वगैरह मिलता है वो सारे समाप्त हो जाएंगे, वो उनको नहीं दिया जाएगा। और यही कारण है कि अब तक जो है सो वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। वित्तीय आपातकाल भारत में अब तक नहीं लगा है। अब बेचारे जो शासन सत्ता चला रहे हैं, जो हमारे संविधान के अकॉर्डिंग संसद के रूप में कार्य करते हैं, वही अपना जो है सो पेट मार लें, वही अपना जो है सो पेमेंट मरवा दे। संभव है? नहीं संभव है, जिसके कारण अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं हुई है। अगला और अंतिम आर्टिकल है 368। यह आर्टिकल हमको क्या बताता है? यह आर्टिकल बताता है संवैधानिक संशोधन के बारे में। संवैधानिक संशोधन, ठीक है, संवैधानिक संशोधन के बारे में कौन बताता है? आर्टिकल 368। और इस आर्टिकल को हमने किस देश के संविधान से लिया है? तो इस आर्टिकल को हमने लिया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, संवैधानिक संशोधन प्रणाली। ये आपका जो है अब तक हमने पढ़ा जो है वो पॉलिटी था। पॉलिटी के अंदर जो है एक सब्जेक्ट और एक और बच गया जिसको हम लोग भाग कहते हैं। और भाग के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। ये भाग के बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाएगा और शुरू होगा पॉलिटी, यानी कि जो राष्ट्रपति वगैरह है इनके ऊपर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसी वीडियो में हम लोग भाग देख लेते हैं, संविधान के प्रमुख भाग जो है उसको देख लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो भाग है उसमें इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट कहते हैं। और इसकी संख्या मूल संविधान में 22 थी और वर्तमान में भी इसकी संख्या क्या है? 22 ही है। ठीक है, इसको लिखना कैसे? आप अपने कॉपी में एक चीज ध्यान रखिएगा कैसे लिखना है। भाग, उसके बाद बीच में लिखिएगा बात और लास्ट में लिखिएगा अनुच्छेद। ठीक है, भाग, बात और अनुच्छेद। भाग 1
भाग एक क्या होता है, तो याद कीजिए मैंने बताया था कि भाग एक अनुसूची एक और अनुच्छेद एक तीनों एक ही बात बताता है। तो भाग एक बताता है भारत राज्यों का एक संघ है, और आर्टिकल जो है वो कहां से कहां तक चला जाएगा, 1 से 4 तक आर्टिकल जो है वो भाग एक में शामिल होता है। भाग एक क्या बताता है, भारत राज्यों का एक संघ है। अगर आप सुन रहे हैं तो सुनिए, लिख रहे हैं तो मैं बोल रहा हूं उसको लिख लीजिए। अब आते हैं भाग दो पे। भाग दो क्या बताता है, तो यह बताता है नागरिकता के बारे में। मैंने आपको पिछले वाली वीडियोस में बताया हुआ है कि नागरिकता हमको कैसे मिल सकती है, तो नागरिकता के बारे में बताता है। और आर्टिकल जो है यह जाता है आपका 5 से 11 तक, हमको नागरिकता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। अगला भाग 3, यह हमको बताता है मौलिक अधिकार के बारे में। मौलिक अधिकार के बारे में भाग 3 बताता है, और मौलिक अधिकार जो है वह 12 से 35 तक जाता है। ठीक है, 12 से 35 के बीच में जो चर्चा है वो मौलिक अधिकारों की चर्चा होती है। भाग 4 हमको बताता है नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बताता है। और ये अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद कहां तक जाता है, तो 36 से 51 तक जो है अनुच्छेद नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में हमको जानकारी प्रदान करते हैं। अगला है 4 का क। ठीक है, ये बाद में जोड़ा गया, संवैधानिक संशोधन द्वारा 4 का क जोड़ा गया, और इसमें हमारा क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य जो है यह हमको भाग 4 के क से प्राप्त होता है, और आर्टिकल जो है वह 51 का क आर्टिकल या मौलिक कर्तव्य के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, मैं एक तरीका आपको बता रहा हूं, अगर आपने सारे वीडियो को देखा है तो आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो है होगा, संविधान वो कंप्लीट हो जाएगा, और किसी भी एग्जाम में बैठिए क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। आप ट्राई करके देखो, आप प्रैक्टिस सेट वगैरह बनाते होंगे तो उसमें बना के देखो, सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन वो तैयारी आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, पीछे वाले सारे वीडियो को देखे हैं कि नहीं देखे हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। अब समझाते हैं थोड़ा सा, जैसे मौलिक अधिकार की यहाँ पे चर्चा हुई है, तो इससे पहले मौलिक अधिकार के बारे में हम लोग जो पढ़े हैं, जब मौलिक अधिकार की चर्चा हो तो सारा बात हमारे दिमाग में मूव करे। इसका मतलब है कि आपका जीकेजीएस कंप्लीट हो रहा है। अगर सारे बात मूव नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके जीकेजीएस में भी प्रॉब्लम है, कंप्लीट नहीं हो रहा है, उसको ठीक से पढ़ने की जरूरत है और उसको कंप्लीट करने की जरूरत है। बात समझ में आ रही है। अब मौलिक अधिकार जो है यह जैसे बता देता हूं, मौलिक अधिकार 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इस मौलिक अधिकार जो है स्वर्णशिल समिति की देन है, हमने रूस से लिया है, और शुरुआत में 10 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में बढ़ के 11 हो गया है। ये बात हमने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, यही रिवीजन का तरीका है। चलिए अगला हम लोग देख लेते हैं भाग 5। भाग 5 बताता है संघ के बारे में। संघ एवं उसके अधिकार क्षेत्र जो है यह भाग 5 से पता चलता है, और आर्टिकल की बात करें तो 52 से 151 तक आर्टिकल जो है इसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद भाग 6, भाग 6 जो है राज्य के बारे में बताता है, राज्य एवं उनके अधिकार क्षेत्र। यह आर्टिकल जो है आपको 152 से 237 तक आर्टिकल इसके अंतर्गत आता है। ध्यान होगा, अगर आप पीछे वाले वीडियोस को देखे होंगे तो आपको एक चीज स्पष्ट पता चल गया होगा कि जैसे संघ, तो राष्ट्रपति किसका भाग होता है, संघ का भाग होता है, और आर्टिकल 52, 53, 54, 61, 72 ये किसके अंतर्गत आ रहे हैं, 108, 123, 143, ये सारे के सारे आपको 52 से 151 के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी केंद्र सरकार का है तो केंद्र के अंदर आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन आपका आसानी से यहाँ से हो जाएगा। उसी तरह राज्यपाल का जो पिछला वीडियो आपने देखा है, तो राज्यपाल के बारे में हमने क्या चर्चा किया है कि राज्यपाल जो है उसका आर्टिकल 152, 153, 154, 155 और 161 है, तो वो आपको कहां से कवर हो जा रहा है, देख रहे हैं, राज्य के अंतर्गत आ गया। इस तरह से आसानी से आपका कवर हो जाएगा। अब आते हैं भाग 9 के बारे में। 6, 7 और 8 की आपको जरूरत नहीं है। भाग 9 क्या बताता है, पंचायत के बारे में बताता है, और अनुच्छेद की हम बात करें तो अनुच्छेद आपका चला जाएगा कहां से कहां तक, 243 का ए से ओ तक जो है, 200 आर्टिकल 243 का ए से ओ तक आपको पंचायत के बारे में बताता है। 9 का को, इसको भी संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा गया है, यह बताता है नगरपालिका के बारे में। यह जो है आपको जाता है 243 का पी से
जेड तक, टी से जेड तक और आपका जी तक। ठीक है, हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद आर्टिकल 14 जो है यह हमको बताता है किसके बारे में, संघ एवं उसके संघ राज्य क्षेत्र की सेवा, यानी कि यूपीएससी के बारे में। संघ राज्य क्षेत्र की सेवा यूपीएससी के बारे में बताता है, और यह आर्टिकल जाता है 308 से लेकर के 323 तक। ठीक है, उसके बाद 14 का क यह बताता है अधिकरण के बारे में, अधिकरण, और यह आर्टिकल जो है 323 का क और ख जो है इसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद हम बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 15 यह जो है आपको बताता है ईसीआई के बारे में, यानी कि निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के बारे में बताता है। और आर्टिकल की बात करें तो 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद 16 आपको नहीं पढ़ना है। आर्टिकल 17 बताता है राजभाषा के बारे में, और राजभाषा के बारे में बताता है आर्टिकल 17। अगर हम बात करें इसका अनुच्छेद का, तो अनुच्छेद कहां से कहां तक जाएगा, तो 343 से 351 तक जो है वह राजभाषा के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। भाग 18 हमको बताता है किसके बारे में, तो आपात उपबंध के बारे में। आपात उपबंध के बारे में हमको जानकारी देता है भाग 18। और हम आर्टिकल की बात करें तो 352 से 360 जो है वह जाता है आपको आपात उपबंध के बारे में। और भाग 20 जो है वह बताता है संवैधानिक संशोधन, धन के बारे में। और यह जो है आर्टिकल कहां से कहां तक जाता है, तो यह आर्टिकल आपको 368 केवल बताता है संवैधानिक संशोधन के बारे में। ठीक है, आपका जो है यहां तक कंप्लीट हो गया। आज जो आपका पूरा सिलेबस कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का कंप्लीट होता है। अब आराम से आप निश्चिंत होकर के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे इस यूट्यूब चैनल से पढ़िए और कंप्लीट कर लीजिए अपने कॉपी को। इसके बाद इसको याद कर जाइए और कहीं से भी क्वेश्चन बनाइए। अगर आपसे फंसता है तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला जो आपका शुरू होगा वह पॉलिटी होगा, यानी कि जो रूल्स देखे हैं उस रूल्स के आधार पर शासन सत्ता कौन चलाता है, कैसे चलाता है, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।